अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में इस्तकबाल है और मैं हूँ शेख जावेद अहमद और हम लोग तैयारी कर रहे हैं तौरीस की सालमाती बुनियाद मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर की, जो चैप्टर नंबर 6 है। और हमने अब तक क्या देखा? हमने ये देखा कि 3 बड़े एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात तय हुई कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है ना। बच्चों, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इस एतबार से है कि एक जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या खसूसियात होना चाहिए। अगर कोई मटेरियल है, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई अज्जा है, तो उन अज्जा का क्या प्रॉपर्टीज़ है, उन अज्जा के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो उनको जेनेटिक मटेरियल बनाता है। तो हम उनको वन बाय वन आज देखेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल की खसूसियात क्या होती है? तो जेनेटिक मटेरियल की खसूसियात में सबसे पहली चीज़ कि एक बात तो हमको सामने आ गई। एक बात क्या सामने आई हमारे कि प्रोटीन और डीएनए के दरमियान जो फाइट थी वो सॉल्व हो गई। प्रोटीन और डीएनए के दरमियान जो फाइट थी वो सॉल्व हो गई। प्रोटीन और डीएनए के दरमियान ये फाइट थी कि कुछ लोगों का कहना यह था कि प्रोटीन ये जेनेटिक मटेरियल है और कुछ लोगों का कहना था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आखिरकार हर्शे और चेज इन दोनों ने जो तजुर्बा किया, उस तजुर्बे की बेसिस पे ये बात तय हो गई कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का क्या करता है? काम करता है। ये बात प्रूव हो गई। लेकिन क्योंकि डीएनए डीएनए ये क्या है? डीएनए इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। और हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो टाइप है। एक टाइप तो है डीएनए और दूसरा न्यूक्लिक एसिड का टाइप क्या है? आरएनए। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज हुआ, वो क्वेश्चन रेज ये हुआ कि डीएनए और आरएनए इन दोनों में से जेनेटिक मटेरियल का रोल मेनली कौन प्ले करता है? अब बात कहां पर आ गई? बात आ गई न्यूक्लिक एसिड के ही अंदर। न्यूक्लिक एसिड के अंदर मतलब डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए और आरएनए के बीच में। क्यों ऐसा हुआ? उसकी वजह यह है कि जो आरएनए है, आरएनए इट इज एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए भी कुछ जगह पे कौन सा रोल प्ले कर रहा था? जेनेटिक मटेरियल का। और इसकी बेसिक एग्जांपल कौन कौन है? तो इसकी बेसिक एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। इसकी बेसिक एग्जांपल कौन है? टोबैको मोज़ेक वायरस। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इश्यू जनरेट हुआ वो ये हुआ कि कुछ वायरसेस ऐसे वायरसेस थे, उन वायरसेस के अंदर डीएनए के बजाय कौन जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले कर रहा है? उनके अंदर डीएनए के बजाय आरएनए जेनेटिक रोल प्ले कर रहा है। और उनकी बेसिक एग्जांपल क्या है? तो उनकी सबसे पहली एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस का आपको डायग्राम दिख रहा है, इस वायरस को क्या कहा जाता है? टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और दूसरा एक और बैक्टीरिया, एक और वायरस है, उस वायरस का नाम है क्यू बी बैक्टीरियोफाज। क्या नाम है उसका? क्यू बी बैक्टीरियोफाज। तो ये दो ऐसे वायरसेस थे जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का रोल कौन प्ले कर रहा है? इन दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले कर रहा है आरएनए। कौन प्ले कर रहा है? आरएनए। तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया अब कि आरएनए और डीएनए के अंदर क्या खसूसियात है, क्या मुकाबला है, जिनकी बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है या आरएनए ही जेनेटिक रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ अहम क्वेश्चन ये थे कि मतलब जैसे कुछ सवाल थे, अगर अक्सर डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल होता है? कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि अक्सर डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि आरएनए बहुत सारे अफाली काम करता है। जैसे पैगंबर मतलब मैसेंजर। कौन सा रोल प्ले करता है? वो मैसेंजर का, पैगंबर का, यानी पैगाम रसा का रोल प्ले करता है। इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम ये भी करता है। अडेप्टर्स, यानी कुछ जगह पर ये अडेप्टर्स का रोल प्ले करता है, पिकअप करने का काम करता है। तो इनके जो जवाब थे कि
डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो इन सवालों के जो जवाबात है, तो उनके बेसिक न्यूक्लिक एसिड के साल्मों की कीमियाई साख्त में मिले। ये जो सवालात थे कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्यों नहीं है, आरएनए तो मैसेंजर का भी रोल प्ले करता है, आरएनए तो अडेप्टर का भी रोल प्ले करता है, तो फिर क्या वजह है कि सिर्फ हम ये कहते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका जो आंसर मिला वो कब मिला, जब उनकी कीमियाई साख्त, जब उनके केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी की गई, तब समझ में आया कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है। तो हम उसको अभी देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि एक साल्मा, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि एक साल्मा जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर कुछ मेयार होना चाहिए, उसके अंदर कुछ खुसूसियात होना चाहिए, जब आप जाके बोलेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल है। जैसा एक अच्छा खाना बनाने वाला, या एक अच्छा एरोप्लेन उड़ाने वाला, या एक अच्छा फुटबॉलर, या एक अच्छा क्रिकेटर, आप किसको बोलेंगे, उसके अंदर कुछ मेयार होते हैं, उस मेयार की बेसिस पे आप उसको बोलते हैं ये अच्छा है। एक अच्छा स्टूडेंट मतलब उस स्टूडेंट्स के अंदर कुछ मेयार होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कुछ खुसूसियात होंगे, जिसकी वजह से आप उसको बोलते हैं अच्छा स्टूडेंट। तो सेम यहाँ पर भी है कि जेनेटिक मटेरियल मतलब कौन जेनेटिक मटेरियल होगा, किसको आप जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर ये प्रॉपर्टीज उसमें हो तो उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसके अंदर अपना हूबहू नकल, यानी नकल मतलब रेप्लिका, नकल को क्या बोला जाता है ग्रीक वर्ड में, रेप्लिका। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए कि वो अपनी हूबहू नकल पैदा करने की अहलियत रखता हो। उसके अंदर क्या होना चाहिए, अपने अंदर हूबहू अपने जैसा एक नया रेप्लिका कॉपी बनाने की अहलियत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो सेल से चार सेल बनते हैं। तो एक सेल से जब दो सेल बनेंगे तो इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसलिए जेनेटिक मटेरियल वही होगा जो अपनी कॉपी बनाएगा, जो हमेशा सेम रखेगा, पहली चीज। दूसरा, उनकी और साख्ती कीमियाई यानी केमिकल और साख्ती यानी स्ट्रक्चर तौर पे वो मुस्तहकम होना चाहिए। मुस्तहकम मतलब वो क्या होना चाहिए, स्टेबल। मुस्तहकम होना चाहिए मतलब स्टेबल होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल ये कि केमिकल स्ट्रक्चर कभी भी चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर कभी भी चेंज हो रहा है, कीमिया स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो अगर ऐसा कोई है तो हम उसको जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे। जेनेटिक मटेरियल किसको बोलेंगे, जिसकी कीमियाई साख्त हमेशा मुस्तहकम हो। पहले भी उसके अंदर फास्फोरस था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, हमेशा रहे, लेकिन अचानक में मालूम पड़ा कि उसमें कुछ और मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, फिर बार बार चेंज होते रहते हैं। तो अगर वो गैर मुस्तहकम है तो वो कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन क्या हो जाएंगी, चेंज। अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन के पास आपकी बुक है, और उस बुक को आपने कई सालों से संभाल के रखा हुआ है, तो आप वो कहेंगे कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो हिफाजत से रखी हुई है, उसमें कभी भी तब्दीली नहीं हुई। लेकिन एक बुक है जिसके अंदर बार बार आप इरेज करते, फिर कुछ नया लिखते, फिर इरेज करते, कुछ नया लिखते, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती रहेंगी, चेंजेस होते रहेंगे। तो इतने सालों में क्या हो गई कि वो जो बुक थी वो खलत मलत हो गई। अब उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। इसलिए उसका मुस्तहकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर सुस्त रफ्तार तब्दीली होती है। उसके अंदर क्या होता है, म्यूटेशन। कई सालों के बाद, कई ऑब्जर्वेशन के बाद, कई नतीजों के बाद, कई हालात के बाद उनके अंदर क्या होंगी, तब्दीली। लेकिन ये तब्दीली बहुत फास्ट होगी क्या, नहीं, बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ तब्दीली होगी। और ये तब्दीली क्या करेंगी, ये तब्दीली मौका फराहम करेंगी इर्तिखा का। ये किसका मौका प्रोवाइड करेंगी, इर्तिखा, इवोल्यूशन का, इवॉल्विंग का, यानी बढ़ोतरी का, चेंजेस का, बहुत अच्छे तब्दीली का। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जेनेटिक मटेरियल हम उसको कहेंगे जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ तब्दीली देखने को मिलती है, बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ चेंजेस देखने को मिलते हैं। और उस चेंज के साथ क्या होता है, उसके अंदर इवोल्यूशन होता है, उसके अंदर तब्दीली होती है। और वो तब्दीली भी कैसी होती है, बढ़ोतरी वाली होती है, कमतरता वाली नहीं होती, बढ़ोतरी वाली होती है। वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है,
वो उसको रेप्लिकेशन में हेल्प प्रोवाइड करती है, वो उसको अपने आप को बाकी रखने में क्या करती है, मदद करती है। ऐसी तब्दीली उसके अंदर होना चाहिए। फिर इसी तरह से एक और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है किसी भी जेनेटिक मटेरियल में, कि उसके अंदर मेंडल की खुसूसियात। मेंडल की खुसूसियात का मतलब क्या है, उसको मेंडल की खुसूसियात की शक्ल में अपने आप को जाहिर करने की क्या होना चाहिए, अहलियत होना चाहिए। मतलब इनहेरिटेंस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो क्या होना चाहिए, पास ऑन होना चाहिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना चाहिए। तो एक जनरेशन से जब वो दूसरी जनरेशन में जाएगा तो क्या करेगा, वो पहली वाली जनरेशन की इंफॉर्मेशन को कहां पर शिफ्ट करेगा, दूसरी वाली जनरेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 रूल है, ये 4 कंसेप्ट, ये 4 मेयार अगर किसी के अंदर होते हैं, किसी अज्जा के अंदर होते हैं, तो हम उसको जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक चीज और समझनी है कि हम इनको एक एक अगर हम एक एक करके हर जरूरत या मेयार को अगर गौर करें, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जो बेस पेयरिंग है और जो कॉम्प्लीमेंट्री फितरत है, तो इन दोनों की वजह से, यानी बेस पेयरिंग की वजह से और कॉम्प्लीमेंट्री फितरत की वजह से, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए अपने आप को तो दोहराते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, डुप्लीकेशन करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे सेल के सिस्टम के अंदर अगर ये देखें, तो ये चीज सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेंगी, ये मेयार, ये खुसूसियात आपको सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, डीएनए में। दूसरे जितने भी सालमात है जैसे प्रोटीन्स, तो प्रोटीन कभी भी इस मेयार पे पूरी तरह से नहीं उतर सकते। तो सबसे पहले मेयार की अगर बात करें हमने, तो बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फितरत की वजह से, बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फितरत की वजह से न्यूक्लिक एसिड अपने आप को क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने जैसी नई कॉपी बना सकते हैं। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये काम नहीं कर सकते। इसलिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनको जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिए, बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ डीएनए और आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए में तो ये प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे की कॉपी बना सकते हैं। तो इसको अगेन एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसका बनाया ताकि आप लोगों को याद रहे। फॉर एग्जांपल, इसमें पहली चीज क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरी, इनके अंदर क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए। तीसरी, इनके अंदर क्या होना चाहिए, सुस्त रफ्तार तब्दीली, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और चौथी, इनहेरिटेंस की वो मेंडल के लॉ को फॉलो करे। और अगर ये चारों बातें अगर होती है तो अब हम उसको क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल। नाउ बच्चों, कुछ और भी मेयार है, जैसा कि जेनेटिक मटेरियल मुस्तहकम होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए, इस्तेहकाम होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, कि उम्र या दौरे हयात के मुख्तलिफ मराइल में वो तब्दील ना हो सके, कि पहले इंफॉर्मेशन कुछ और थी, लेकिन जैसे हालात चेंज हो गए, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो उसके अंदर क्या होगी, तब्दीली। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या रहना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए। उज़ू के फेलियात में, उज़ू जितने भी उज़ू हैं, उनके जो काम है उसमें तब्दीली के साथ ना बदले। यानी फॉर एग्जांपल, पहले यह था कि आंख का काम देखना था, कान का काम सुनना था, जबान का काम बोलना था। तो ये इंफॉर्मेशन हमेशा से पास ऑन होती आई है, और ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होते रही है, इसलिए हम देखते हैं कि आंख, कान, नाक हमेशा से यही काम करते आए। आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, जबान का काम बोलना है। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए, तब्दीली अगर बार बार होते रहती, तो क्या होता कि आने वाली जनरेशन में मालूम पड़ा कि 20 सेंचुरी के अंदर जो इंसान है, उनकी आंखें बोलती है और जबान देखता है। तो अगर इस तरह से रहता तो हम क्या कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो मुस्तहकम नहीं है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन कई जनरेशन से, कई सालों से, जब से हम पैदा हुए तब से अब तक ये देखते हैं कि आंख का काम वही है, कान का काम वही है, नाक का काम वही है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमारे आबा व अजदाद से आई, वो हमेशा कैसी रही है, सेम। कुछ जगह पे तब्दीली हुई है, वो कौन कौन सी तब्दीली है, तो हम उसको इवोल्यूशन में देखेंगे। इवोल्यूशन इस चैप्टर में हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है कि जेनेटिक मटेरियल मुस्तहकम क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से अगर मुस्तहकम नहीं होगा तो उसमें चेंज होगा, और अगर चेंज होता है तो हमारे फंक्शन, हमारे कामों में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इसके सबूत की बात करें, तो
जेनेटिक मटेरियल हमेशा मुस्तहकम रहता है। इस खुसूसियत को ग्रिफिथ के तजुर्बे से भी हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रिफिथ ने क्या किया, जहां पर उन्होंने गर्मी से बैक्टीरिया को तो मार दिया था, उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को मार दिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का इसका कोई असर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की जो जितनी भी खुसूसियात की उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आप देखेंगे कि बैक्टीरिया को उन्होंने किल किया, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो डीएनए था, उस डीएनए को उस आग ने कोई भी चेंज नहीं किया, उस डीएनए के अंदर कोई भी तब्दीली उस आग की वजह से नहीं हुई। इसका मतलब डीएनए एक बहुत मुस्तहकम होता है, डीएनए कभी भी स्टेबल होता है, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से उसको हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल। इसी पस मंजर में इसी पस मंजर में इस बात की बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अब अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या वजह थी कि डीएनए मुस्तहकम है, तो डीएनए की मुस्तहकम होने की वजह से यह है कि वो दो धागे के कॉम्प्लीमेंटरी होने, डीएनए दो धागे के कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग की वजह से क्या होता है, मुस्तहकम। तो डीएनए क्यों मुस्तहकम है? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरी नेचर। डीएनए मुस्तहकम क्यों है? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरी नेचर। कॉम्प्लीमेंटरी नेचर का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी नेचर का मतलब है ए हमेशा बाइंड होगा टी के साथ, जी हमेशा बाइंड होगा सी के साथ। और इस कॉम्प्लीमेंटरी नेचर की वजह से क्या होता है कि अगर वो एक बार अलग भी हो गए, उनके दरमियान सेपरेशन भी हो गया, तो दोबारा उनके बीच में क्या बन जाती है, बॉन्डिंग। यह देखिए डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर डीएनए के दो स्ट्रैंड है, अगर आप उनको सेपरेट भी कर देंगे तो दोबारा वो क्या करेंगे, फिर बॉन्डिंग बना देंगे। तो ये प्रोसेस कभी भी चलता रहता है। और इसी कॉम्प्लीमेंटरी नेचर की वजह से कि ए हमेशा थायमिन, एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ, गुआनाइन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, इसी वजह से ये दोनों भी इसी वजह से ये कॉम्प्लीमेंटरी शो करते हैं। और कॉम्प्लीमेंटरी नेचर की वजह से ये कैसे है, मुस्तहकम है, स्टेबल है। अगर आप उनको गर्मी प्रोवाइड करेंगे तो वो स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग। लेकिन जैसे ही गर्मी खत्म हो जाएंगी, जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा, जैसे ही नॉर्मल पे आ जाएगा, तो ये दोबारा एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। और ये एक दूसरे के साथ क्यों चिपके हैं? क्योंकि इनके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी। इनके पास नेचर कैसा है, कॉम्प्लीमेंटरी नेचर। जैसे हमारे पास पेन होता है, तो पेन का ढक्कन और पेन ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी। तभी आप जाके देखिए कि आपका जो फिंगर फिंगर टिप का पेन है और जो आपका रेनॉल्ड्स का पेन है, तो रेनॉल्ड्स पेन का ढक्कन आप कभी भी फिंगर टिप वाले पेन को नहीं लगा सकते, और जो फाइन ग्रिप का पेन है, उस फाइन ग्रिप के ढक्कन में ही वो फाइन ग्रिप का पेन लगेगा, वो कभी भी रेनॉल्ड्स के ढक्कन में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो फाइन ग्रिप है उसका जो ढक्कन है वो एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। रेनॉल्ड्स का पेन और रेनॉल्ड्स पेन का जो ढक्कन है या उसका जो टिप है वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटरी, तो वो इजीली बाद में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंटरी नेचर की वजह से डीएनए कैसा है, मुस्तहकम। अक्सर एग्जाम में ये बात पूछी गई है कि डीएनए स्टेबल क्यों है, तो डीएनए स्टेबल इसलिए क्योंकि उसके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर। कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर मतलब हमेशा एडेनाइन थायमिन के साथ जुड़ेगा, हमेशा गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नाउ बच्चों, दूसरा कि आरएनए में ये बात क्यों नहीं है, आरएनए स्टेबल नहीं है, आरएनए गैर मुस्तहकम है। क्यों गैर मुस्तहकम है? क्योंकि आरएनए में हर न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आरएनए के हर कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और आरएनए के सालमात को ये आसानी से क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इन रिएक्टिव ग्रुप की वजह से हमेशा क्या हो जाते हैं, आरएनए के जितने भी सालमात है, आरएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड है, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आरएनए क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, आरएनए ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए इसको आरएनए को कहा जाता है गैर मुस्तहकम। तो डीएनए और आरएनए में जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है, डीएनए मुस्तहकम है, आरएनए गैर मुस्तहकम है। इसको हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। डीएनए कैसा है, स्टेबल मॉलिक्यूल। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल। और जो आरएनए है, आरएनए कैसा मॉलिक्यूल है, आरएनए इट इज एन अनस्टेबल। आरएनए कैसा है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। डीएनए हमेशा बाकी रहता है, आरएनए हमेशा क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और आरएनए के ब्रेक डाउन होने की वजह कौन है,
आरएनए की ब्रेकडाउन होने की जो वजह है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आरएनए की ब्रेकडाउन होने की वजह कौन है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर होता है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2। कहाँ पर होता है? कार्बन नंबर 2। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप करता है अटैक। क्या करता है? यह है अटैक। इसके ऊपर अटैक करता है, ये अटैक करता है कार्बन नंबर 3। और कार्बन नंबर 3 पे कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो हमेशा जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे फ्री होगा तो वो फिनोलिक अटैक करेगा। वो क्या करेगा? रिएक्टिव स्पेशीज में कन्वर्ट होगा और फिनोलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके किसको ब्रेक डाउन करेगा? 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग। और न्यूक्लियोटाइड अगर एक दूसरे से अलग हो गए तो खुद ब खुद आरएनए क्या हो जाएगा? खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि डीएनए और आरएनए में जो बड़ा डिफरेंस है वो क्या है? स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम। कि आरएनए ये गैर मुस्तहकम मॉलिक्यूल है और डीएनए ये मुस्तहकम मॉलिक्यूल है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम बताया कि किस तरह से यहाँ पर रन होता है, किस तरह से फॉस्फोडाइस्टर का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड को मैंने बताया, एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये शुगर कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। और राइबोस शुगर में क्या होता है? ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है रिएक्टिव स्पीशीज में और ये क्या करेगा? यहाँ पर ये जाके अटैक करेगा। यहाँ पर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यानी यहाँ एक और न्यूक्लियोटाइड है, उसके ऊपर अटैक करेगा और ये फॉस्फोडाइस्टर ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर जाके न्यूक्लियो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। ये न्यूक्लियोटाइड अलग और ये न्यूक्लियोटाइड अलग। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि डीएनए आरएनए में रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन डीएनए और आरएनए में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। डीएनए स्टेबल है, आरएनए अनस्टेबल है। डीएनए क्यों स्टेबल है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। आरएनए क्यों गैर मुस्तहकम है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 which is convert into reactive species, and these reactive species will attack न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन हो गया तो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और अगर न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो आरएनए खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यूरेसिल की जगह थायमिन, यूरेसिल की जगह थायमिन, ये डीएनए को इजाफी इस्तेकाम प्रोवाइड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। हमने पढ़ा हुआ है कि जो आरएनए है, आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरेसिल। और डीएनए के अंदर होता है थायमिन। डीएनए के अंदर क्या होता है? थायमिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी की वजह, दूसरी वजह कौन है? वो है थायमिन का प्रेजेंस। डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी की दूसरी बड़ी वजह कौन है? वो है प्रेजेंस ऑफ थायमिन। और आरएनए के अंदर इसकी जगह पर कौन होता है? यूरेसिल। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डीएनए और आरएनए दोनों में तब्दीली आ सकती है। जो तीसरा पॉइंट हमारा था, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के अकॉर्डिंग डीएनए में भी म्यूटेशन हो सकती है, आरएनए में भी म्यूटेशन हो सकती है। लेकिन चूंकि आरएनए ये गैर मुस्तहकम है, चूंकि आरएनए ये गैर मुस्तहकम है, इसलिए इसमें तब्दीली ज्यादा तेजी से आती है। आरएनए कैसा है? आरएनए बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होगा और बहुत जल्दी बनेगा। तो जल्दी ब्रेक डाउन होकर जल्दी बनने की वजह से पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर क्या आ जाए? तब्दीली। पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर क्या आ जाए? तब्दीली। जैसा आप कोई काम अगर करते हैं और अगर आप उस काम को फास्ट करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि उस काम के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाए। लेकिन एक काम है जिसका आपने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जिसको आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग में ही आप वो काम करते हैं, आप बहुत स्लो करते हैं, बहुत इस्तेहकाम के साथ करते हैं, तो उसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। गलती का मतलब क्या है? तब्दीली। गलती का मतलब क्या है? चेंजेस। कि ये काम नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, तो तब्दीली आ गई।
तो सेम डीएनए और आरएनए में क्या है कि डीएनए ब्रेकडाउन नहीं होता, कहीं डीएनए ब्रेकडाउन नहीं होता, उसके अंदर इस तरह काम है, इसलिए उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। उसके अंदर अगर तब्दीली भी होती है तो कई सालों के बाद उसके अंदर तब्दीली होती है। लेकिन आरएनए कैसा मॉलिक्यूल है, आरएनए आरएनए बनता है फिर ब्रेकडाउन होता है, तो आरएनए का ब्रेकडाउन बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो गैर मुस्तहकम है, उसके पास रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसकी वजह से आरएनए ब्रेकडाउन होता है फिर बनता है, फिर ब्रेकडाउन होता है फिर बनता है। तो जो चीज बार बार बन के बार बार टूट के बनती है, बार बार ब्रेकडाउन होकर बनती है, तो उसके अंदर तब्दीली होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आरएनए के अंदर क्योंकि बार बार ब्रेकडाउन होता है, बार बार वो टूट जाता है फिर बनता है, तो उसके अंदर तब्दीली आने के चांसेस ज्यादा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो वायरसेस है जिनमें जीनोम आरएनए होता है, इनका दौरे हयात एक तो मुख्तसर होता है, दूसरा उनके अंदर म्यूटेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो तेजी से क्या करता है, इर्तिका पजीर। तो आप देखिए जो बैक्टीरिया है, जो वायरसेस है, तो आज से पहले जिन बैक्टीरिया के लिए हमने मेडिसिन बनाए थे, आज मेडिसिन काम नहीं कर रहे, या उनके लिए जो हमने प्रोटोकॉल बनाए थे वो प्रोटोकॉल्स काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया या वो जो वायरस है उनके अंदर जो जीनोम है, जो वायरस है उनके अंदर जो जीनोम है वो आरएनए जीनोम है, और बार बार वो ब्रेक डाउन होता है, बार बार वो तब्दील हो जाते हैं। जैसे एचआईवी का वायरस है, तो एचआईवी के वायरस के अगेंस्ट में हम मेडिसिन क्यों नहीं बना सके? क्योंकि उसका जो जीनोम है वो आरएनए है, और जीनोम आरएनए की वजह से क्या होता है कि वो अपने जीनोम का स्ट्रक्चर बार बार चेंज करता है, मतलब वो आरएनए की इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, बार बार तब्दीली कर देता है, और बार बार तब्दील करने की वजह से हम उसके अगेंस्ट में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बना सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसको और समझाने की कोशिश की कि जब भी आरएनए होगा तो आरएनए के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, गैर मुस्तहकम। आरएनए कैसा मॉलिक्यूल है, गैर मुस्तहकम, और गैर मुस्तहकम होने की वजह से हमको उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि गैर मुस्तहकम होने की वजह से वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद फिर जब वो दोबारा बनेगा तो बहुत तेजी से बनेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर क्या आ जाए, तब्दीली, उसके अंदर क्या आ जाए, म्यूटेशन। और अगर उसके अंदर म्यूटेशन आती है तो वो इर्तिका, वो इवोल्यूशन, यानी पहले से भी ज्यादा ताकतवर वो उसको बना देती है। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस आरएनए के जरिए चलता रहता है। इसलिए आप देखिए कि जो बीमारियां है, वो बीमारियां या जो डिजीजेस है उसकी असर जो है वो बार बार बढ़ते जाता है, असर जो है वो और ज्यादा ताकतवर होते जाती है बीमारियां। तो उसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह है गैर मुस्तहकम जेनेटिक मटेरियल। गैर मुस्तहकम जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च का टॉपिक है कि आज तक एचआईवी की मेडिसिन हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। फिर इसी तरह से बहुत सारे जो वायरस से रिलेटेड बीमारियां हैं उनसे उनके अगेंस्ट में हम काम क्यों नहीं कर सक रहे? क्यों? क्योंकि उनके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, और ये आरएनए क्योंकि गैर मुस्तहकम है इसलिए हम इसके अगेंस्ट में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बना पा रहे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए रिसर्च का एक और टॉपिक ओपन है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बन के अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक उन्वान ओपन है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आरएनए है, आरएनए डायरेक्टली बराह रास्त प्रोटीन की तालीफ, प्रोटीन के बनाने में पार्टिसिपेट करता है, और इसी खुसूसियात का इजहार वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो डीएनए है ये प्रोटीन की तालीफ के लिए आरएनए पे मुनस्सिर है, यानी आरएनए डायरेक्टली क्या बना देगा, प्रोटीन। लेकिन अगर यही काम डीएनए को करना है तो डीएनए को किसके ऊपर मुनासिर रहना है, आरएनए। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आरएनए की वजह से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन। लेकिन जो डीएनए है उस डीएनए को अगर प्रोटीन बनाना है तो पहले उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, पहले किस में तब्दील होना पड़ेगा, आरएनए। इसीलिए प्रोटीन की जो तालीफी मशीनरी है, प्रोटीन की जो तालीफी मशीनरी है वो सबसे ज्यादा किससे करीब रहेंगी, फिर आरएनए से। वो किसके अतराफ में होती है, आरएनए से। तो जो प्रोटीन बनाने वाली जो भी मशीनरी है उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस किससे रिलेटेड रहेंगे, आरएनए से। और हमको मालूम है प्रोटीन बनाने वाली जो मशीनरी है उसका नाम क्या है, राइबोसोम। प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी कौन है, राइबोसोम। और ये राइबोसोम किससे बना हुआ है, राइबोसोम बना हुआ है आरएनए, और किससे बना हुआ है, प्रोटीन। इसीलिए आपको याद होगा कि हम इसको एक और नाम देते हैं, वो क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। नाउ इस पूरी बहस से एक बात समझ में आती है, मंदरजा बाला बहस से ज़ाहिर होता है कि आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं, दोनों भी जेनेटिक मटेरियल का काम
कर सकते हैं, लेकिन डीएनए ज्यादा मुस्तहकम है। देखिए इनके कंपैरिजन, इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मुस्तहकम कौन है? डीएनए। इसीलिए जेनेटिक मालूमात के जखीरे के लिए डीएनए को ज्यादा तरजीह दी गई है। इससे ये साबित होता है कि डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अक्सर जगह पर जहां पर हमको डीएनए देखने को मिलता है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी है, डीएनए के अंदर इस्तेहकाम है, डीएनए बहुत मुस्तहकम है, बहुत मजबूत है। और जेनेटिक मालूमात के मवासलात, यानी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम सबसे अच्छा कौन कर सकता है? आरएनए। और इसीलिए ज्यादातर और ज्यादा बेहतर मवासलात का काम करने का जिम्मेदार कौन है? आरएनए। तो यहाँ पर डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए बमुकाबला आरएनए, इस बात को हमको समझना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि डीएनए मुस्तहकम है, स्टेबल है, और आरएनए कैसा है? गैर मुस्तहकम। एग्जाम में अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये एक बहुत बेसिक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है, और अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर बच्चों को नहीं आता कि डीएनए स्टेबल क्यों है। डीएनए स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके पास क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। क्या है उसके पास? कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। और इसी कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए हमेशा मुस्तहकम रहता है, डीएनए हमेशा स्टेबल रहता है, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया गया है, उसको ज्यादा फौकियत दी गई है। तो उम्मीद है कि ये जो लेक्चर आज का रहा आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इससे सिर्फ बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन के आंसर बहुत कम लोगों को पता होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िए, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए कि डीएनए में और आरएनए में क्या बड़ा फर्क है, डीएनए और आरएनए एक दूसरे से अलग क्यों है। एक बार अगर आप ये समझ गए तो आगे जो पूरे आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, फिर जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, वहां पर ये आपको हेल्प करेगा समझने में। तो दुआओं में याद रखिए। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझको व्हाट्सएप पे कर मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मुझको यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है अक्सीर एकेडमी ब्लॉग पोस्ट के नाम से, तो आप मेरे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी मैंने बनाया है, टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दूसरे अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करिए, इसकी लिंक को शेयर करिए, उनको बताइए ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।